अपने पेट में 9 महीने अपने बच्चे को रखती है, वही अपने बच्चे के खोने का दर्द कब महसूस कर सकती है। बहरहाल उस कहानी को मैं आज दोहराना नहीं चाहता हूँ, पर इतना बता देना चाहता हूँ कि डॉक्टर कफील खान की जो जन्म हुआ वो शायद वहीं से हुआ, जो मेरा स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, मेरी पूरी परिवार का जो संघर्ष स्टार्ट हुआ वो वहीं से हुआ। उससे पहले मैं एक सीधा साधा डॉक्टर था जिसने MBBS MD मणिपाल यूनिवर्सिटी से करके एक गवर्नमेंट डॉक्टर में उत्तर प्रदेश पब्लिक कमीशन के थ्रू मैं सेलेक्ट हुआ था और चुपचाप अपनी जिंदगी गुजारता था। सुबह हॉस्पिटल जाता था, शाम को घर आता था, अपने बीवी बच्चों के साथ जिंदगी गुजारता था। रात में एक मैसेज आता है कि ऑक्सीजन खत्म हो गई है। मैं वहां पे गया, सिलेंडर्स लाए, बचाने की कोशिश की, बच्चे नहीं बचे। मीडिया ने मुझे हीरो बना दिया। हमारे चीफ मिनिस्टर को बुरा लग गया कि ये चीजें जो है कैसे बाहर आ गई, और एक केस लगा के मुझे जेल भेज दिया गया। जुडिशरी को 9 महीने लग गए ये जानने में कि मैं निर्दोष हूँ, पर स्टिल आई एम थैंकफुल टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट। उन्होंने जब मुझे बाहर निकाला तो उस वक्त कहा उन्होंने कि डॉक्टर कफील देयर इज नॉट अ सिंगल एविडेंस कि डॉक्टर कफील के खिलाफ सबूत है कि उन्होंने कोई मेडिकल निग्लिजेंस किया या उन्होंने कोई करप्शन किया या उनका कोई ऑक्सीजन टेंडर से कोई लेना देना था। इसके बाद भी सरकार को संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने एक इंटरनल इंक्वायरी बैठाई, जो कि अक्टूबर-नवंबर में जिसकी रिपोर्ट आ गई। उसमें भी क्लीन चिट मिल गई। उसमें भी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हिमांशु कुमार थे उन्होंने इस बात को माना कि डॉक्टर कफील ने उस रात में 500 सिलेंडर की व्यवस्था की और बहुत से बच्चों की जान बचाई। पर वो उस इंक्वायरी रिपोर्ट में ये कहना भूल गया कि क्यों ऑक्सीजन की कमी हुई थी। इसीलिए जब भी मैं जहां भी जाता हूं तो ये क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि अगर हाईकोर्ट ये कहता है कि डॉक्टर कफील इज नॉट अ मर्डरर, अगर आपकी इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट कहती है कि डॉक्टर कफील इज नॉट अ मर्डरर, तो कोई कल्प्रिट है, रियल कल्प्रिट। हु इज द रियल कल्प्रिट? यही क्वेश्चन पूछता हूं, और यही क्वेश्चन शायद हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री को खटकता है। एक रिपोर्ट आई, एक बार जेल गया। उसके बाद बहराइच में एक बार 78 बच्चों की मौत हो गई थी। वहां पे मैं फैक्ट फाइंडिंग टीम के साथ गया था। वहां पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले ही सरकार ने मुझे जेल में भेज दिया। 2 महीना जेल में रहा और जेल से बाहर आया। और फिर ये एक मौका शायद खोजते रहे कि कैसे अब इसको रोका जाए, इस डॉक्टर कफील को क्यों कैसे रोका जाए इस क्वेश्चन पूछने से, या जो भी हो। धीरे धीरे लोगों ने पूरे ऑल ओवर इंडिया से मुझे लोगों से सपोर्ट मिलने लगा, प्यार मिलने लगा। लोग बुलाने लगे, केरल से बुलाने लगे, आसाम से बुलाने लगे, बिहार से बुलाने लगे, आपके राजस्थान से बुलाने लगे, मध्य प्रदेश से बुलाने लगे। हमने एक टीम बनाई डॉक्टरों की और हम लोग एक मेडिकल कैंप करने लगे। हमने रिकॉर्ड 2019 में रिकॉर्ड एक साल में 103 कैंप फ्री मेडिकल कैंप किए हैं, जिसमें 50,000 बच्चों को हमने फ्री में दवाएं दी हैं। फ्री कंसल्टेशन किया है, फ्री में दवाएं दी हैं। ये मैं काम कर रहा था चुपचाप। इसी बीच एक ऐसा बिल पास हुआ पार्लियामेंट में, आप सबको पता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया 10 दिसंबर को, 12 दिसंबर को वो साइन हुआ था। सीए से मैं एज अ डॉक्टर कफील, एज अ डॉक्टर होते हुए सीए से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर जी कहते हैं कि ये तो नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है, तो इससे किसी को घबराना नहीं चाहिए। तो इससे मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये बात कही जाती है कि क्रोनोलॉजी समझो, सीए के बाद एनपीआर आएगा, एनपीआर के बाद एनआरसी आएगा, तब मुझे दिक्कत होती है। मुझे दिक्कत इसलिए होती है कि मेरा डेमोक्रेटिक राइट, जो मेरा 4 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, जो हमारे लिबर्टी और राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, जस्टिस की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, आपके इंसाफ की बात करता है, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इंसान को इंसान से बांटने की कोशिश की जा रही है धर्म के नाम पे। इससे मुझे दिक्कत होती है।
इसीलिए मैं अलीगढ़ गया था और अलीगढ़ में मैंने स्पीच दी थी। आपको ये बता दूं, अलीगढ़ जाने से पहले और उसके बाद भी 29 जनवरी को मेरी गिरफ्तारी हुई थी। 12 दिसंबर से और 29 जनवरी के बीच में करीब करीब 300 मीटिंग मैंने सभाएं की पूरे ऑल ओवर इंडिया, एंटी सीए, एंटी एनआरसी के खिलाफ। किसी भी एक सरकार ने एक एफआईआर नहीं लिखाई, ना ही झारखंड में, ना ही छत्तीसगढ़ में, ना ही गुजरात में, ना ही महाराष्ट्र में, ना ही तमिलनाडु में, ना ही तेलंगाना में, ना ही केरल में, ना ही बिहार में, ना ही आसाम में। जहां भी गया किसी ने कोई एफआईआर नहीं लिखाई, क्योंकि कभी भी मैं कोई ऐसी स्पीच नहीं देता था जो किसी भी इंसान को इंसान से डिवाइड करता था। मैं गांधी जी के आत्मा को बिलीव करता हूं और मैं हमेशा से नौजवानों से और सबसे यही कहता था कि जो भी प्रोटेस्ट करना है, पीसफुल प्रोटेस्ट करना है। हमें एज अ नागरिक अगर हम नहीं बोलेंगे, अगर हम भी नहीं बोलेंगे, एक जुमला है कि इस जुल्म के दौर में जुबान खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप रहेंगे तो बोलेगा कौन, तो बोलना जरूरी है। बहरहाल 12 दिसंबर को मैंने एक स्पीच दी, मेरी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और एफआईआर भी लिख दिया, उसके बाद भी मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया। 29 जनवरी को मेरी गिरफ्तारी होती है मुंबई एयरपोर्ट से। 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि थी और एक सभा मैं महात्मा गांधी जी के पोते के साथ मुंबई शहर में करने जा रहा था। उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने आके मुझे मुंबई एयरपोर्ट से उठा लिया जबरदस्ती, ये कहते हुए कि अलीगढ़ में आपके खिलाफ एक मुकदमा है। तो सबसे पहले तो एक बात आप ये ध्यान रखिएगा कि 12 दिसंबर की स्पीच हुई और 29 जनवरी को गिरफ्तारी हुई, यानी इन 45 दिनों में इन्होंने मुझे कोई टोका नहीं। ऐसी क्या इनको इमरजेंसी आ गई कि एसटीएफ भेजा? अरे मुझसे बोलते, मैं तो अपने फेसबुक और ट्विटर पे हर जगह पे हर लिख देता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ। जैसे मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो सुबह ही डाल दिया था मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या करूंगा, मैं जयपुर आया हूँ, राजस्थान आया हूँ। मुझे बुला लेते, मैं चला आता। एसटीएफ भेज के गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी? 45 दिन तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इसलिए गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि जो इंटरनल इंक्वायरी में क्लीन चिट मिली थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और इंक्वायरी कमेटी गठित की जिसकी रिपोर्ट 23 जनवरी को कंप्लीट हो गई। और जब उसमें भी उनको लगा कि वो मुझे फंसा नहीं सकते हैं, तो इन्होंने एक बहाना खोजा कि मैंने भड़काऊ भाषण दिया है और दो धर्मों के बीच में एक हिंदी में क्या कहते हैं, हेट्रेड मतलब फैलाने की कोशिश की है। इस बात पे मुझे गिरफ्तार कर दिया गया। मैं लोकल के कोर्ट गया, कोर्ट ने मेरी स्पीच सुनी पूरी। जब उन्होंने मेरी स्पीच सुनी तो उन्होंने मुझे बेल दे दिया। अब क्या करें, इनको बेल मिल गया। 10 फरवरी को मुझे बेल मिल गई। 10 फरवरी को बेल मिलने के बाद भी 4 दिन इलीगली मुझे जेल में, मथुरा जेल में ही रखा गया। मतलब कोर्ट कह रहा है छोड़ दो, ये नहीं छोड़ रहे हैं। इन्होंने 4 दिन में प्लानिंग की और 13 तारीख की रात में बैठे बैठे इन्होंने एक कर दिया गया, मतलब मुझे जेल से बाहर नहीं निकलने दिया गया। 3 महीना इंतजार किया, फिर 3 महीने बाद फिर एक्सटेंशन बढ़ा दिया गया, फिर 3 महीने बाद एक्सटेंशन बढ़ा दिया गया। 29 तारीख को जिस दिन एसटीएफ ने मुझे गिरफ्तार किया था, अगले 72 घंटे तक एक पानी तक नहीं पिलाया, एक कुछ खाने को नहीं दिया, फिजिकली टॉर्चर किया। और एक ऑफिसर आता था और उसके बाद दूसरा ऑफिसर आता था, ऐसे पानी का ग्लास मुंह में फेंक देते थे, सोने नहीं देते थे और अजीब से वियर्ड क्वेश्चन पूछे करते थे। कोई पाउडर आपने इजाद किया है क्या कि जिससे करोड़ों लोग मर जाएंगे? मैंने कहा भाई मैं डॉक्टर हूँ, पीडियाट्रिशियन हूँ, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ कि मैं पाउडर इजाद कर दूंगा। आप कोरोना वायरस की बात कर रहे हो क्या? तो चाइना से बात कीजिए। आप जापान गए थे सरकार को गिराने के लिए। मैंने कहा भाई मैं जापान क्यों जाऊंगा सरकार को गिराने के लिए? पहली बात कि मेरा पासपोर्ट जो है अभी, चूंकि मेरे पर केस चल रहा है बीआरडी वाला भी, तो पासपोर्ट अभी जुडिशियल कस्टडी में है, तो मैं इंडिया से बाहर जा ही नहीं सकता। और तुम जापान क्यों बोल रहे हो? बोल दो पाकिस्तान गया था सरकार गिराने के लिए, और एक अकेला आदमी सरकार कैसे गिरा सकता है?
तो इस तरह के वियर्ड क्वेश्चन उन्होंने मुझे इंटरोगेट किया और फिजिकली भी मुझे टॉर्चर किया। उसके बाद जब ये मथुरा जेल में लाए तो भी इन्होंने, जब तक मेरी फैमिली मुझसे कोर्ट के द्वारा मिल नहीं पाई तब तक इन्होंने मुझे परेशान करके रखा। भूख से मेरी अतड़ियां सूख जाती थी अंदर से। मैं चिल्लाता था तन्हाई में, जो तन्हाई के जेल की तन्हाई होती है उसकी सलाखों में चिल्लाता था। मन करता था कुछ भी मिल जाए और मैं मुंह में रख के खा जाऊं उसको, इतनी भूख लगती थी।